बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 का आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसके साथ हम दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा आज आपका ये आर्टिकल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैसे कंजर्व रहता है, कैसे सेम रहता है, तो उसका लॉ क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है इसकी, इफ़ नो एक्सटर्नल टार्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, अगर कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं करती किसी भी सिस्टम पर, द टोटल एंगुलर मोमेंटम, आपके सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, रिमेन्स कांस्टेंट, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कोई भी आपके पास सिस्टम है, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल टार्क, कोई भी बैरूनी टार्क एक्ट नहीं करता, तो उसका उस जो सिस्टम है उसका टोटल मोमेंटम क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। मीन्स के L1 इज इक्वल टू L2, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और हमने डिराइव किया था एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, एल किसको इक्वल होता है, आई ओमेगा के। तो L1 की जगह हम लिखेंगे I1 ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो इसको समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल ली गई है कि जब कोई भी डाइवर मीन गोताखोर, जब वो मूव करता है, स्टार्ट करता है, जिस बोर्ड पर, डाइविंग बोर्ड पर वो खड़ा होता है, तो वो मूव करना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है। जब वो उसको लीव करता है और बाद में वो आगे जैसे जैसे वो मूव करता जाता है, अपनी पोजीशन को, अपने जिस्म की जो शेप है, अपनी बॉडी की जो शेप है, वो तब्दील क्यों करता रहता है। तो इस बात को आज हम डिस्कस करेंगे। उसकी वजह क्या होता है कि शुरू में जब वो मूव करता है तो बिल्कुल सीधा होता है, फिर उसके बाद अपने आप को बेंड करना शुरू कर देता है, और एक वक्त वो होता है जब अपने आप को वो बिल्कुल बिल्कुल एक टक फॉर्म के अंदर, टक पोजीशन, क्लोज टक पोजीशन के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर रहे, तो उसकी वजह क्या है। हमेशा बच्चों एक बात याद रखिएगा, आपके पास एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन था वो था आई ओमेगा। यहाँ पर आपने गौर करना है आई और ओमेगा पर। यह है I1 ओमेगा 1, मीन I1 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू I2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइनल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक इस और साथ क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब होगा क्या, कंसीडर अ डाइवर पुश ऑफ द डाइविंग बोर्ड, क्या करता है, जब वो उस बोर्ड को जहाँ से वो जंप लगाना शुरू करता है, जब उसको लीव करता है, छोड़ता है, उस वक्त उसकी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम होती है। विद अ स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी, उसकी उस वक्त वेलोसिटी होती है वो कम होती है। जैसे वो 2-3 कदम लेकर, आपने अक्सर ये देखा होगा कि ओलंपिक्स की गेम के अंदर ये दिखाया जाता है कि जैसे ही वो शुरू करता है 2-3 कदम लेकर, 2-3 कदम चल कर उसके बाद वो जंप कर देता है, तो शुरू में उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कम होती है। अबाउट अ हॉरिजेंटल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G, अपॉन लिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम द बोर्ड, जैसे ही वो बोर्ड को लीव करता है, जैसे ही वो वहाँ से जंप करता है, द डाइवर लेग्स एंड आर्म्स आर फुली एक्सटेंडेड। अब ये पोजीशन देखें, यहाँ से वो मूव करना शुरू कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, उसके जो बाजू हैं और उसकी जो टांगे हैं वो फुली स्ट्रेच्ड हैं। मीन के यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, मैस और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन, क्या था, वो उनका प्रोडक्ट था। कहता है कि अपॉन लिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम द बोर्ड द डाइवर लेग्स एंड आर्म्स आर फुली एक्सटेंडेड, which means that diver has a large amount of moment of inertia due to larger R1 but small angular velocity omega 1। अब दो चीज़ें यहाँ पर, एक है I1 और एक है ओमेगा 1। अब यहाँ पर देखा जाए इस पोजीशन के अंदर प्यारे बच्चों ओमेगा 1 ज़्यादा है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या है उसके मुकाबले में उतनी कम है। अब इन्हीं बातों को आपने क्या करना है, आगे भी कंपनसेट करना है ताकि ये जो प्रोडक्ट है ये आगे जाकर बराबर रहे। When the legs are and arm are drawn into the close tuck position, अब ये देखें इसे कहते हैं टक पोजीशन, अपने आप को बिल्कुल वो सुकड़ा लेता है, क्लोज टक पोजीशन के अंदर अपनी बॉडी को ले आए। तो उसकी वजह क्या होती है, यहाँ पे देखा जाए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर R1 ज़्यादा है। सपोज करते हैं ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जी पॉइंट है जहाँ पे मैंने एरो रखा हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें R की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। अब मीन के I1 यहाँ पर ज़्यादा होगा लेकिन ओमेगा 1 कम होगा। लेकिन इस पोजीशन के अंदर देखा जाए जब वो अपनी जो शेप है उसको क्लोज टक पोजीशन बना लेता है तो अब क्या होगा, अब क्लोज टक पोजीशन की वजह से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो कम हो जाएगा। क्यों, अगर उसके बाजू स्ट्रेच होते खुले होते और उसके टांगे भी स्ट्रेच होती तो आर की वैल्यू बढ़ने की वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होना था। लेकिन अब क्या है, क्लोज टक पोजीशन की वजह से उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो कम होगा। लेकिन जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कम होगा तो बॉडी बहुत ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या करेगी, स्पिन करेगी। और वही बात लिखी हुई है, कहता है बिकम स्मॉलर the moment of inertia I2 becomes smaller due to smaller R2 then the diver must spin faster larger omega 2। अब I2 क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन ओमेगा 2 बढ़ गया है टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। किस मकसद के लिए, ताकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहे, वो सेम रहे, मीन उसके अंदर कोई भी रद्दो बदल ना आए। तो लिख सकते हैं L1 इज इक्वल टू L2 और इसको हम लिखते हैं I1 ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। This gives the magnitude of angular momentum is constant and its direction will be along the axis of rotation. The axis of rotation of an object will not change its orientation unless a external torque causes it to do so। वो कहते हैं कि एक्स ऑफ रोटेशन है उस ऑब्जेक्ट का, वो चेंज नहीं होता, अपनी वो पोजीशन को, ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं करता। तो सिंपल यूँ कहा जाएगा कि जब ये डाइवर स्टार्ट करता है तो इस वक्त ये देखें इसकी जो टांगें डाउनवर्ड, लेग्स डाउनवर्ड और इसका हेड अपवर्ड है। इस पोजीशन के अंदर देखा जाए यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्यारे बच्चों ज़्यादा है और ओमेगा की वैल्यू कम है, लेकिन प्रोडक्ट फिर भी क्या रहेगा, एक चीज़ कम है एक ज़्यादा है, प्रोडक्ट लेवल रहेगा। लेकिन इस फॉर्म के अंदर अब क्या हो चुका है, अब आई कम हो चुका है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन ओमेगा 2 क्या हो गया, वो बढ़ गया है। अब फिर एक चीज़ बढ़ रही है एक कम हो रही है, लेकिन फिर भी लेवल हो जाता है, मीन इक्वल हो जाता है काम। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसी के साथ प्यारे बच्चों एक आपका न्यूमेरिकल है 5.7, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपने इसको गौर से सुनना है। इसकी स्टेटमेंट भी बिल्कुल छोटी सी है, कहता है व्हाट इज़ द लीस्ट स्पीड एट विच एन एरोप्लेन can execute a vertical loop of 1 kilometer radius so that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point। आपने अक्सर देखा होगा कि जो जेट प्लेन होते हैं, जेट फाइटर प्लेन होते हैं, ये एक स्टंट करते हैं कि जाते जाते बिल्कुल जब वो सीधे जा रहे होते हैं तो एक ऐसी लूप बनाते हैं, एक मीन को सर्कल बना लेते हैं। क्या करते हैं कि जो पायलट होते हैं उस जेट फाइटर प्लेन को एक ऐसी लूप के अंदर मूव करवाते हैं, वो स्टंट करके दिखाते हैं। सीधे जा रहे होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसी लूप बनाकर यूं जेट फाइटर को वो क्या कर लेते हैं, वो मूव करवाते हैं, एक सर्कुलर पाथ के ऊपर एक दायरा बना लेते हैं, एक लूप बना लेते हैं। तो वो कहता है, पूछा क्या गया है, वो कहता है कि जब वो मूव कर रहा हो एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस 1 किलोमीटर हो, और वो कहते हैं जब वो इस पॉइंट पर आए, मीन के हाईएस्ट पॉइंट पर आए और वो नीचे ना गिरे, तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, टेंजेंशियल उसकी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए इस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। तो रेडियस बच्चों गिवन है 1 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 1000 मीटर। वी हमने फाइंड करना है, जाहिर सी बात है सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो उसको सर्कल के अंदर मूव करने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। दिस इज द रिलेशन ऑफ
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। वो कहते हैं जाहिर सी बात है, अब एरोप्लेन सर्कुलर लूप के अंदर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड होती है किसके ज़रिए, ग्रेविटी के ज़रिए। मीन ए इज इक्वल टू जी, तो जी किसके इक्वल आएगा, वी स्क्वायर ओवर आर। हमने फाइंड करना है वी, आर को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर। अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट दोनों साइडों पर, तो वी की वैल्यू आएगी वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। तो जी की वैल्यू हमें नाउन है 9.8 और आर गिवन है 1000, और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, वी की वैल्यू आएगी 99 मीटर पर सेकंड। मीन के उस जेट की जो स्पीड है वो इतनी होनी चाहिए इस हाईएस्ट पॉइंट पर, ताकि इसमें से जो पायलट है वो नीचे ना गिरे। इसके बाद एक आपका एक और न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, 5.5 है, थोड़ा लेंथी लेकिन बहुत ईजी है। तो इसकी स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। कहता है कि जी कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मैस। हमें मैस गिवन है, एक स्टार हम सपोज कर लेते हैं, ये जो स्टार है ये आपका सन है, और इसका जो मैस है वो हमें गिवन है 2×10⁻30 kg, और इसका जो रेडियस है वो है 7×10⁵ किलोमीटर, क्योंकि हम मीटर के अंदर डील करते हैं, तो 1 किलो के अंदर 1000 होते हैं, मीन 10⁻3। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10⁻5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 7 × 10⁸ मीटर। तो आपने फाइंड क्या करना है, कहता है इफ़ इट मेक्स 1 कंप्लीट रोटेशन, कि टाइम कितना है 20 डेज, कि जब वो एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो कितने दिन लगाता है 20 डेज। अब हमें मालूम है 20 डेज, 20 डेज मीन 20 डेज और 20 डे और एक दिन के अंदर होता है 24 घंटे, और एक घंटे के अंदर होता है 60 मिनट, और एक मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। तो हमारे पास सेकंड आएंगे 1728×10⁻3 सेकंड। टाइम कितना आएगा हमारे पास 1728×10⁻3 सेकंड। हमने फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम एल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। प्यारे बच्चों हम ये रिलेशन पढ़ चुके हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। लेकिन हमें ना तो आई गिवन है और ना ही हमें ओमेगा गिवन है। लेकिन हमें मालूम है जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो कोई भी आपके पास स्फीयर फॉर्म के अंदर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट जिसकी शेप स्फीयर शेप है, लाइक अ स्टार, जिस तरह आपको ये बताया गया है, तो उसके लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, वो हम वैल्यू यूज़ करते हैं 2/5 mr²। और प्यारे बच्चों उसके बाद ओमेगा है, हमें मालूम है ओमेगा किसे कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। तो अब जो 1 रेवोल्यूशन है वो इक्वल होता है 2π के, और ओवर टाइम हम t डिवाइड कर देंगे। तो रिलेशन यूज़ करेंगे बच्चों, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई की वैल्यू हमें हमारे पास है 2/5 mr², मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा की वैल्यू है 2π/t। 2/5 mr², ये वैल्यू है आई की, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर, और 2π/t जो है ये है ओमेगा की वैल्यू। 2/5 वैसे का वैसे, m हमारे पास गिवन है 2×10⁻30, और r हमें गिवन है 7 × 10⁸, और क्योंकि r स्क्वायर है तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, स्क्वायर ले लेंगे इसका। और आगे है 2π, 2 वैसे के वैसे, पाई 3.14, और डिवाइड कर देंगे t कितना है 1728×10⁻3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.1424×10⁻43। तो हम पॉइंट यहाँ पे लेके आएंगे, डेसिमल यहाँ पे लेके आएंगे, तो हम लिख सकते हैं 1.4×10⁻42 जूल सेकंड। ये है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। और इसके बाद हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, वो भी बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। और काइनेटिक एनर्जी का बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ I ओमेगा²। बिल्कुल वही, हम तमाम की तमाम वही वैल्यू उठाएंगे और जस्ट पुट कर देंगे। वहाँ पर जस्ट था आई ओमेगा, यहाँ पर है ½ I ओमेगा²। हाफ वैसे का वैसे, ओमेगा हमें मालूम है, हमें गिवन है, हमने पीछे लिखा हुआ है कि किसी भी स्फीयर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr²।
और उसके बाद है ओमेगा, ओमेगा किसकी इक्वल है 2 पाई/t, और इसका भी स्केयर, हाफ वैसे का वैसे, 2/5 वैसे का वैसे, m गिवन है 2 × 10⁻30। बच्चों यहाँ पर 30 है, या आप ज़रा इसको सेट कर लीजिएगा, यहाँ पर 3 नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 30 है। और उसके साथ क्या है r है 7 × 10⁸, और इसका स्केयर, और आगे क्या है 2 पाई, पाई है 3.14, और ओवर है t है 1728 × 10⁻3, और इसका भी क्या है होल का स्केयर है। जब आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25.48 10⁻35 जूल। और हम इसे लिख सकते हैं, जब डेसिमल यहाँ पे लेके आते हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास 2.5 10⁻36 जूल। तो ये था हमारा चैप्टर 5, इसका लास्ट आपका लेक्चर। तो इंशाल्लाह जैसे ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 18 डेट को। अल्लाह हाफिज़।